नमस्कार। कक्षा 9 में आज हम हरिवंश राय बच्चन की एक नई इकाई जिसका नाम है मेरी बीमारी श्यामा ने ली पढ़ेंगे। तो पाठ शुरू करें उससे पहले कवि की ये यादगार पंक्तियों को भी हम यहाँ पर रखना उचित समझेंगे। कवि कहता है कि हारना तब आवश्यक हो जाता है जब लड़ाई अपनों से हो, और जीतना तब आवश्यक हो जाता है जब लड़ाई अपने आप से हो। मंजिलें मिले ये तो मुकद्दर की बात है, मंजिलें मिले ये तो मुकद्दर की बात है, हम कोशिश ही न करें ये तो गलत बात है। किसी ने बर्फ से पूछा आप इतने ठंडे क्यों हो? किसी ने बर्फ से पूछा कि आप इतने ठंडे क्यों हैं? बर्फ ने बड़ा अच्छा जवाब दिया, मेरा अतीत भी पानी, मेरा भविष्य भी पानी, फिर गर्मी किस बात पे रखूं? तो इसी काव्य पंक्तियों के साथ हम नई इकाई शुरू करेंगे, मेरी बीमारी श्यामा ने ली। लेखक है हरिवंश राय बच्चन, जन्म सन 1907 और निधन 2003 ईस्वी सन। हिंदी साहित्य में हरिवंश राय बच्चन का नाम उनकी एकमात्र कृति से ही अमर हो गया। हालांकि विपुल मात्रा में साहित्य सर्जन किया। छायावादोत्तर काल के कवियों में बच्चन एक विशिष्ट सर्जक रहे हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अंग्रेजी के प्राध्यापक के रूप में, तत्पश्चात दिल्ली में सरकारी सेवा, आकाशवाणी और 2-1 अन्य स्थलों पर आपने सेवाएं दी। भारत के एक विशिष्ट कवि के रूप में राष्ट्रपति जी ने उन्हें राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया। प्रारंभिक नौकरी पायोनियर प्रेस में की थी। मधुशाला के कवि के रूप में बच्चन जी को इतनी शोहरत मिली कि उनकी मधुशाला का सभा सम्मेलनों, कवि गोष्ठी आदि में होता था। लोग बड़ी संख्या में उमड़ते थे। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से जॉन पेट्स नामक कवि के समग्र वाङ्मय पर आपने पीएचडी की है। केंद्रीय मंत्रालय दिल्ली में आपने हिंदी विशेषज्ञ के रूप में अप्रतिम कार्य किया है। आपको कई पुरस्कार जैसे सोवियत लैंड पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार और पद्म विभूषण आदि पदवी प्राप्त हुई है। तीर पर कैसे रुकूं में आज लहरों का निमंत्रण और इस पार प्रिय तुम हो, मधु है उस पार न जाने क्या होगा जैसी काव्य पंक्तियां आज भी लोगों की जबान पर हैं। मधुशाला, निशा निमंत्रण, सप्तरंगिनी, मिलन यामिनी, याकुल अंतर और एकांत संगीत नामक इनके सुप्रसिद्ध काव्य संग्रह हैं। तो क्या भूलूं के याद करो, नीड़ का निर्माण, फिर बसेरे से दूर और 10 द्वार से सोपान तक शीर्षक से 4 खंडों में लिखी आपकी आत्मकथा है। मेरी बीमारी श्यामा ने ली आत्मकथा अंश है जो क्या भूलूं क्या याद करूं में से लिया गया है। बच्चन जी की प्रथम पत्नी का नाम श्यामा था, जो सही अर्थ में एक आदर्श जीवन संगिनी थी। श्यामा की बीमारी उसकी खुद की न होकर बच्चन जी की थी, जो सेवा करते करते ले गई थी। बच्चन जी का ये मंतव्य श्यामा की पति भक्ति, कर्तव्य परायणता और निष्ठा का प्रतीक है। प्रस्तुत आत्मकथांश में श्यामा की बीमारी का दर्दनाक कारुण्य सबर निरूपण मिलता है, तो दूसरी ओर कवि की भावुकता और संवेदनशीलता का प्रकटीकरण मिलता है। क्या भूलूं क्या याद करो श्री हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है। हिंदी के इस सुप्रसिद्ध कवि ने अपने संस्मरण बड़े ही रोचक ढंग से आलेखित किए हैं। कवि अपने जीवन की घटनाओं के साथ उस युग का चित्र भी दे देता है। प्रस्तुत अंश क्या भूलूं क्या याद करूं से लिया गया है। इसका यह शीर्षक मेरी बीमारी श्यामा ने ली विषय वस्तु का भी निर्देश करता है। तो शुरू करते हैं मित्रों आज की ये इकाई जिसका नाम है मेरी बीमारी श्यामा ने ली।
मैं अपनी बीमारी को दुलारने वालों में से न था। लेखक बताते हैं कि कई लोग ऐसे होते हैं कि जिन्हें कुछ बीमारी होती है तो बीमारी को दुलारते हैं, मतलब उसको जाने नहीं देते, उसको प्यार से जैसे अपने पास रखना हो इस प्रकार से लाड करते रहते हैं। दुलारना यानी कि प्रेम करना, लाड करना। पर लेखक बताते हैं कि मैं अपनी बीमारी को दुलारने वालों में से न था। सच कहूँ तो मैं अपनी बीमारियों के प्रति प्रायः निर्भय था। मतलब लेखक बता रहे हैं कि मैं अगर सच कहूँ तो उनकी जो बीमारी होती थी उन बीमारियों के प्रति वो हमेशा निर्भय यानी निडर थे, कभी घबराते नहीं थे। शायद मैंने गांधी जी के ही लेख में कहीं पढ़ा था। लेखक बताते हैं कि उन्होंने गांधी जी के एक आध लेख में कहीं पढ़ा था कि बीमार होना अपराध है। मतलब हमें अगर बीमारी होती है तो ये अपराध है, हमारी किसी भूल का ही वो परिणाम हो सकता है। हमें जो शरीर दिया गया है उसे हम स्वस्थ न रखें तो हम अपराधी तो है ही। मतलब कुदरत की ओर से, भगवान की ओर से जो हमें ये शरीर मिला है, अगर हम उसको व्यवस्थित नहीं रखते हैं, ठीक नहीं रखते हैं, तंदुरुस्त नहीं रखते हैं तो हम गुनहगार हैं, अपराधी हैं। मैं इस तर्क को कुछ और आगे ले गया था। लेखक बताते हैं कि गांधी जी के इस विचार को लेखक इससे भी आगे ले जा रहे हैं, इससे भी आगे सोच रहे हैं। अपराधी को दंड देना चाहिए, मतलब अपराधी है अगर हम तो अपराधी को सजा तो मिलनी चाहिए। मुझे जब कभी छोटी मोटी बीमारी होती, जुकाम, बुखार, खांसी, सिर दर्द, तो मैं खाट पर न लेटता। मतलब लेखक बता रहे हैं कि उनको अगर कोई छोटी मोटी बीमारी भी हो जाती है तो कभी वो अपनी चारपाई या बेड पर कभी आराम नहीं करते थे, लेटते नहीं थे, सोते नहीं थे, और भी अपने काम में लेता। मतलब खुद अपने से ज़्यादा काम लेते थे और ज़्यादा काम करते थे। मुझे बड़े भुट बुखार में अपनी रात की ट्यूशनों पर जाने की याद है। मतलब तेज बुखार हो ऐसे समय में भी लेखक अपनी जो ट्यूशन क्लास थी उसमें पढ़ाते जाते थे, पढ़ाने के लिए चले जाते थे। बुखार की गर्मी और तेजी में तो मैं और जोश से पढ़ाता। मजदूरी करके रोटी कमाने वालों को बीमार पड़ने का क्या अधिकार है। लेखक बता रहे हैं कि अगर उनको बुखार आता तो बुखार के समय वो ज़्यादा मेहनत करते, ज़्यादा पढ़ाते, और उसका तर्क ये बताते हैं कि जो व्यक्ति मजदूरी करके रोटी कमाता है, अपने परिवार का पालन पोषण करता है, तो ऐसे मजदूर को बीमार पड़ने का कोई अधिकार नहीं है। बीमारी अमीरों की हमदर्दी। लेखक बताते हैं कि बीमारी है वो तो अमीरों के लिए है, उनके आराम करने के लिए है। गरीबों को उसे अपने पीछे न लगाना चाहिए। मतलब गरीब व्यक्ति को अपने पास बीमारी को नहीं आने देना चाहिए। लिखने में तो ऊंचा बुखार मुझे सब तरह से सहायक। मतलब कवि जो है, लेखक यानी अपनी कृतियाँ भी लिखते थे, और वो बताते हैं अगर उनको लेखन कार्य करना है तो ये बुखार जो है वो उनको ज़्यादा मदद करता था, उनका सहायक बनता था, प्रेरक और प्रोत्साहक लगता। मतलब लेखक बताते हैं कि तेज बुखार जो है उनके लिए प्रेरणा और प्रोत्साहन का काम करता था। एक तरह की आग जिससे मेरी अनुभूतियों में ताप आता। ये बीमारी जो है, बुखार जो है, उनके लिए एक तरह की आग थी जिस आग में सोना भी पिघल जाता है। तो लेखक बताते हैं कि वो अपनी जो अनुभूतियाँ हैं उन अनुभूतियों को इस तेज बुखार में ज़्यादा निखार पाते थे, जिसमें गल पिघल कर मेरा हृदय ढलता। मतलब ये बीमारी जो है, बुखार जो है, उसमें पिघल कर उनका हृदय जो है वो एक नया आकार लेता। एक तरह की भट्ठी जो मेरे विचार, भाव, कल्पनाओं को उबाल देकर उच्छलित करती। ये बीमारी जो है उनके लिए एक प्रकार की भट्ठी का काम करती थी, जो उनके विचारों को, उनकी भावनाओं को, उनके कल्पनाओं को उसमें उबाल देती थी और निखारती थी। ये तो मैं नहीं कहूँगा कि बुखार में मैं अब दबा कर लिखता था। लेखक बता रहे हैं कि ये
वो नहीं कह रहे हैं कि बुखार में भी वो अदबदाकर लिखते थे, पर अगर मैं लिखना चाहता था तो बुखार मेरे लिए कोई बाधा नहीं कर सकता। मतलब लेखक जबरदस्ती भी नहीं लिखते थे, पर अगर बुखार में वो लिखना चाहते थे तो बुखार जो है उनको कोई तकलीफ नहीं देता था, उनकी बाधा का कारण वो नहीं बन सकता था। हल्के बुखार में तो मेरे सब काम हस्ब मालूम होते रहते थे। लेखक बताते हैं कि सामान्य अगर उनको बुखार है तो ऐसे समय में उनके जो काम हैं वो आसानी से हुआ करते थे। कोई मेरा बदन छूकर कभी कहता था कि तुम्हें तो बुखार है, तो मैं पट से जवाब देता था कि हाँ बुखार है और मैं भी हूँ। मतलब लेखक को अगर कोई छूता तो छूने वालों को लेखक के शरीर में जो बुखार था वो बुखार का पता चलता, और सामने वाला अगर उनको बताता कि तुम्हें तो तेज बुखार है, लेखक बताते कि हाँ बुखार तो है और मैं भी हूँ। शायद किपलिंग ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि कभी कभी उसे बुखार में भी काम करना पड़ता था। ये अंग्रेज साहित्यकार हैं किपलिंग, और उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि कभी कभी ऐसा भी माहौल हुआ है कि उनको तेज बुखार में भी काम करना पड़ता था, और जब वो बुखार में होता था तो और अच्छी कहानियाँ लिखता था। किपलिंग की बात बताते हैं लेखक कि जब वो बुखार में रहता था, उनको अगर बुखार होता था तो और भी अच्छी कहानियाँ लिखता। बुखार में कम लिखने की मुझे याद नहीं है, मतलब बुखार हो और उन्होंने कम लिखा हो ऐसा कोई दिन उन्हें याद नहीं है। वह कैसा बन पड़ा इसका निर्णय मैं न देना चाहूँगा। मतलब बुखार में भी वो लिखते थे, उनसे कैसे हो सकता था उसका जवाब उनके पास नहीं है। प्रसंगवश मुझे याद आ गया कि अपनी दो चट्टानों की दो सबसे बड़ी कविताएं सांत्र के नोबेल पुरस्कार ठुकरा देने पर और दो चट्टान अथवा तो सिसिफस बरकस हनुमान मैंने फ्लोरिस में पढ़े पढ़े लिखे थे। लेखक बताते हैं कि सांत्र जो एक अंग्रेजी साहित्यकार हैं, उनको जो नोबेल प्राइज़ मिला था वो नोबेल प्राइज़ उन्होंने ठुकरा दिया था, मतलब अस्वीकार कर दिया था। तो दो चट्टानों की दो सबसे बड़ी कविता जो है वो कविता है, वो बताते हैं कि उसमें दो चट्टान अथवा तो सिसिफस बक्स हनुमान मैंने प्लूरिस में पढ़े पढ़े लिखे थे। मतलब एक प्रकार का ये वायरस है, बीमारी है, और उस बीमारी में रहते लेखक ने दो चट्टान और सिसिफस बरकस हनुमान ये दो रचनाएं जो उनकी सबसे बड़ी कविताएं हैं उनकी रचना की थी। बहरहाल जब मैं अपनी जवानी पर था बीमारी मुझे पराजित नहीं करते थे। लेखक बताते हैं कि जब उनकी बीमारी युवानी की अवस्था में उनको अगर कोई बीमारी होती थी तो वो बीमारी उन्हें कभी पराजित न कर पाती थी। मैं ही अपनी जिद से बीमारी को पराजित कर देता था। मतलब बीमारी के सामने वो जिद पर अड़ जाते थे और बीमारी को पराजित कर देते थे, वो बीमारी को अपने शरीर से भगा देते थे। बुखार सुखार आखिर कितने दिन चलता है, मतलब लेखक बताते हैं कि ये सामान्य बुखार जो है वो कितने दिन मेरे पास रह सकते थे। विश्राम तिवारी कहा करते थे मार के पीछे भूत भागे। लेखक ये विश्राम तिवारी का उदाहरण देते हैं कि उन्होंने ये मुहावरा जो है, रूढ़ि प्रयोग जो है बनाया है कि मार के पीछे भूत भागे, ये उनका कहना था। मैंने अपने प्रयोग से सिद्ध किया था काम के पीछे बुखार भागे। लेखक ने इस मुहावरे के आधार पर ये बात साबित कर दी थी कि अगर काम करेंगे तो बुखार भी भाग जाएगा। ये बुखार मामूली न था। लेखक बता रहे हैं कि उनको जो बुखार आता था वो कोई सामान्य बुखार न था। इसका संबंध उस तूफान से था जो पिछले 9 महीने से मुझे झकझोर रहा था। लेखक बताते हैं कि ये जो बुखार है वो बुखार उस तूफान से, जो तूफान उनको पिछले 9 महीने से परेशान कर रहा था, तकलीफ दे रहा था, और जो शांत होने से पूर्व सबसे अधिक विध्वंस झटका मुझे दे गया था। मतलब ये बुखार उनके शरीर से हमेशा के लिए जाए उससे पहले उनके जीवन में
सबसे बड़ी दुर्घटना, सबसे बड़ी तकलीफ जो है उन्हें दे गई थी। स्कूल बंद था, लेखक शिक्षक थे, स्कूल बंद था, ट्यूशनों पर मैं जाता था। लेखक जो है बच्चों को पढ़ाने के लिए ट्यूशन करते थे। ट्यूशनों पर मैं जाता था, उनकी आमदनी की मुझे ज़रूरत थी, मतलब ट्यूशन की जो आमदनी होती थी, इनकम होती थी, उनकी उन्हें ज़रूरत होती थी। किसे ज़रूरत नहीं होती? हर एक व्यक्ति को अपने परिवार का गुजारा चलाने के लिए आमदनी की आवश्यकता तो रहती है। किताबों की बिक्री अभी नियमित नहीं थी। लेखक कुछ किताबें भी लिख चुके थे जिनकी बिक्री जो है वो नियमित नहीं हो पाई थी। कर्ज सिर पर चढ़े थे, मतलब वो कर्जे में आ गए थे। उन्होंने किसी से कर्जा लिया था और वो सिर पर चढ़ गया था। बुखार 10 दिन चला। लेखक को जो बुखार था वो 10 दिन तक चलता है। 20 दिन चला, महीने भर चला, 2 महीने चला, जुलाई आ गए। मतलब इस प्रकार उनको जो बुखार आता था वो निरंतर बढ़ता ही रहा, चलता ही रहा, और ऐसे में जुलाई महीना जो है वो आ जाता है। अब बुखार के साथ ट्यूशन पर ही जाना ना होता था, दिन भर स्कूल में भी पढ़ाना भी पड़ता। लेखक बता रहे हैं कि अब खाली ट्यूशन नहीं है, जुलाई महीना आ गया था और जुलाई महीने के आने के कारण ट्यूशन के अलावा दिन भर उन्हें स्कूल में भी पढ़ाना पड़ता था। बुखार का नमूना वही, सुबह बिल्कुल नहीं, शाम को 101 से 102 डिग्री के बीच, मतलब जो उनको बुखार आता था सुबह में नहीं आता था, और शाम को 101 डिग्री से 102 डिग्री के बीच में उनको तेज बुखार रहता था। कमजोरी दिन दिन बढ़ती हुई, कभी कभी धीमी खांसी। लेखक बताते हैं कि उनके शरीर में कमजोरी आ गई थी, वीकनेस आ गई थी, और वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। कभी कभी धीमी खांसी भी होती थी। दवा, शौकिया दवा बाटो एक होम्योपैथ कर रहा था। लेखक का जो इलाज है वो शौकिया, मतलब एक प्रकार का वैद्य जो होता है, जो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के आधार पर उनका इलाज कर रहा था। कभी कभी सोचता, क्या मुझे तपेदिक हो गया? लेखक बताते कि कभी कभी मुझे विचार भी आते कि मुझे तपेदिक हो गया, मतलब ये भी बीमारी है। आप स्वाध्याय में नीचे जो शब्दार्थ दिए हैं उसमें इसका अर्थ ढूंढने का प्रयत्न करेंगे। ये होमवर्क मैं इसलिए दे रहा हूँ कि अगर आपको बता दिया जाएगा तो एक कान से सुनेंगे, दूसरे कान से निकल जाएगा। तो ये सारे जो कठिन शब्द हैं आपको स्वाध्याय में लिखने हैं, उसके अर्थ के साथ, मीनिंग के साथ। तो यहाँ पर लेखक बताते हैं कि कभी कभी मैं सोचता रहता था कि क्या मुझे तपेदिक हो गया है। हो गया हो तो एलोपैथी का इलाज तो अपने बूते के बाहर है। मतलब तपेदिक का अर्थ होता है टीबी वर्तमान समय में। और वो बताते हैं कि अगर उनको तपेदिक या टीबी हो गया है तो एलोपैथी जो इलाज है, ट्रीटमेंट है, वो उनके बलबूते की बात नहीं है। क्या उस समय मेरी जीवा पर सरस्वती बैठी थी जब मैंने कहा था कि श्यामा का बुखार मैं लेने जा रहा हूँ? लेखक बताते हैं कि उस वक्त मुझे क्या हो गया था, मेरी जुबान पर सरस्वती का जो है स्थान आ गया था, सरस्वती विराजमान थी। कि जब मैंने अपनी बीमारी की, अपनी पत्नी की बीमारी अपने खुद पर लेने की बात जो है बताई थी, बैठी हो तो कितना अच्छा है। अगर उनकी जीवा पर सरस्वती विराजमान है तो लेखक बताते हैं कि अच्छी बात है। क्या मैं बीमारी हूँ इसलिए श्यामा स्वस्थ है? लेखक बताते हैं कि वो बीमार थे इसलिए उनकी पत्नी जो है तंदुरुस्त थी, स्वस्थ थी, जिसने पिछले 6 वर्षों से इन महीनों में ज्वर मुक्ति नहीं जानी है। लेखक बताते हैं कि उनकी पत्नी जो पिछले 6 साल से इन महीनों में, मतलब जुलाई महीने में ज्वर मुक्ति यानी बुखार से उनको मुक्ति नहीं मिली है। पर श्यामा को मेरी बीमारी भीतर ही भीतर खाए जा रही थी। लेखक बीमार थे
तो उनकी पत्नी जो है वो अंदर ही अंदर दुखी थी, उनको अंदर ही अंदर तकलीफ हो रही थी। उसने अपनी इच्छा बल से जैसे अपने को स्वस्थ कर लिया था, मतलब इच्छा बल अपने निर्णय से ही जैसे उसने अपने आप को स्वस्थ कर लिया था कि वह भी कहीं मेरी चिंता न बन जाए। लेखक की पत्नी जो है वो बीमार थी, तो लेखक के लिए उनकी बीमारी जो है चिंता का विषय न बन जाए, इसलिए वो अपनी इच्छा से स्वस्थ थी। इसके अतिरिक्त मेरी बीमारी का शायद किसी को पता भी न था। उनकी पत्नी के अलावा लेखक की बीमारी का किसी और को पता नहीं था, क्योंकि सारे काम तो मैं सामान्य रूप से किए जाता था। लेखक जो है अपने दिनचर्या डेली रूटीन का कार्य जो है सामान्य व्यक्ति जिस प्रकार से काम करता है उसी ढंग से वो काम कर लेते थे, और इसीलिए दूसरे को लेखक की बीमारी का पता नहीं था। गर्मी तो सभी थोड़े बहुत दुबले हो जाते हैं, मतलब गर्मी में हर एक व्यक्ति थोड़ा बहुत दुबला पतला तो हो ही जाता है। एक दिन उसने मुझसे कहा कि मैं डॉक्टर बीके मुखर्जी से अपनी परीक्षा कराऊं। लेखक की पत्नी लेखक को सलाह देती है कि वो डॉक्टर बीके मुखर्जी हैं, उनके पास अपना इलाज करवाएं। मैंने टाल मटोल की तो उसने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। लेखक ने मना किया, उनकी पत्नी ने जो नहीं कहना चाहिए ऐसा कुछ कहा। मैं जब तक अपने को डॉक्टर को न दिखाऊंगा वह खाना नहीं खाएंगे। मतलब ब्रह्मास्त्र का अर्थ ये होता है कि आखिरी निर्णायक जो बात है वो कह देती है कि अगर आप इलाज नहीं करवाएंगे, डॉक्टर बीके मुखर्जी से आप नहीं जांच करवाएंगे तो खाना तब तक के लिए नहीं खाएंगे। ब्रह्मास्त्र तो मानना ही था, मतलब पत्नी की इस बात को माननी ही पड़ी। डॉक्टर मुखर्जी को भय था कि मुझ पर क्षय का आक्रमण हुआ है। लेखक डॉक्टर बीके मुखर्जी से मिलते हैं, उनको ये लगता है कि लेखक को क्षय यानी टीबी का हमला हुआ है, आक्रमण हुआ है। नुस्खा उन्होंने लिख दिया और कुछ दिन चिंता मुक्त होकर पूरी तरह आराम करने को कहा। मतलब उसके उपाय जो हैं लेखक को लिख कर दिए जाते हैं और थोड़े दिन के लिए चिंता मुक्त होकर रहने के लिए बताते हैं। नुस्खा मुझे मौत का परवाना लगा। डॉक्टर मुखर्जी ने जो उपाय बता कर दिया था वो उपाय, वो इलाज लेखक बताते हैं कि जैसे मौत का बुलावा हो, मौत का निमंत्रण हो, ऐसा उन्हें लग रहा था। क्या मेरी विदा का समय आ गया? लेखक को ये विचार भी आते थे कि क्या मेरा इस दुनिया से जाने का समय आ गया है? क्या इतने ही दिनों के लिए आया था? ये भी उनको चिंता है कि मैं इतने ही दिनों के लिए इस धरती पर आया था, इतना ही गाने गुनगुनाने, केवल इतना श्रम संघर्ष करने, इतने दुख संकट उठाने। स्वागत के ही साथ विदा की हो, स्वागत के ही साथ विदा की होती देखी तैयारी, बंद लगी होने खुलते ही मेरी जीवन मधुशाला। लेखक बताते हैं अपनी मधुशाला की काव्य पंक्तियां यहाँ उन्होंने प्रस्तुत की कि स्वागत के साथ ही, मतलब इस दुनिया में आने के साथ ही यहाँ से विदा होने की तैयारियां जैसे उनके जीवन में आ गई हो, उनकी जीवन रूपी मधुशाला जैसे बंद होने जा रही हो, ऐसा उन्हें प्रतीत होने लगा था। क्या मैंने अपनी भविष्यवाणी स्वयं कर दी थी? मतलब इस कविता के माध्यम से उन्होंने ही स्वयं अपनी भविष्यवाणी इस दुनिया से जाने की थी। सबसे मर्मवेदी प्रश्न था, क्या श्यामा के भाग्य में वेदव्य भी लिखा है? लेखक बताते हैं कि सबसे रहस्यमय बात ये थी, ये प्रश्न था कि मैं यही सोचता था कि श्यामा के भाग्य में, उसके जीवन में वैधव्य भी लिखा है, मतलब विधवा होना भी उनके नसीब में है। मरने से मुझे डर नहीं था। लेखक बताते हैं कि मुझे मरने का कोई डर नहीं था, कोई भय नहीं था, वो मुझे कठिन भी नहीं लगा। मतलब मृत्यु जो है उनको घबराती भी नहीं थी। कठिन लगा मरने से पहले जीना, मतलब मृत्यु के पहले का जो जीवन है वो सबके लिए कठिन होता है। पूरे आराम के अर्थ होंगे ट्यूशनों को छोड़ दो,
लेखक ने उनको पूरा आराम करने के लिए बोला था, तो उसका सीधा अर्थ होता था कि वो जो ट्यूशन क्लास चलाते हैं उसको छोड़ दें, स्कूल से छुट्टी ले लो, ज़्यादा लो तो बगैर तनख्वाह के लेने को तैयार हो। मतलब उनकी नौकरी भी छोड़ने की और बिना पगार के छुट्टी पर रह के पूरा आराम करने का, ये बात उनके दिमाग में थी। फिर घर का खर्च कैसे चलेगा, उनका जो परिवार का गुजारा है, अगर वो छुट्टी रखेंगे तो किस प्रकार से चलेगा। शालिग्राम केवल अपनी तनख्वाह के बल पर घर नहीं चला सकते, उनके परिवार के सदस्य का नाम है कि वो अपनी तनख्वाह के बल पर उनका घर जो है नहीं चल सकता। कल उनकी बदली हो सकती है, तब वे एक पैसा भी घर भेजने की स्थिति में न होंगे। शालिग्राम की बदली भी, तबादला भी दूसरी जगह पे हो सकता है और हो सके कि वो घर पे पैसे न भेज सके, तब तक एक पैसा भी घर पे भेजने की स्थिति में न होंगे। महंगी महंगी दवाएं कहाँ से आएगी, उनकी जो बीमारी है उसके लिए महंगी महंगी दवा भी ज़रूर है, और वो बिना तनख्वाह के कैसे ले पाएंगे। किताबों से आमदनी अनियमित और अनिश्चित है, उनकी जो किताबें छपी थी उनकी आमदनी, इनकम जो है अनियमित थी, अनिश्चित थी। कर्ज भी अदा करने को कम नहीं है, उनके सिर पर कर्ज भी हो चुका था और वो देने के लिए बाकी थे। श्यामा ने मेरी बीमारी सुनी तो कांप उठी। उनकी पत्नी को उनकी बीमारी का पता चलता है तो वो घबरा जाती हैं, पर तुरंत संभल भी गई। उन्होंने तुरंत ही अपने आप को संभाल भी लिया, दृढ़ भी हो गई, मतलब मजबूत हो जाती है। जैसे उसने पल भर में अनुभव कर लिया कि उसका कांपना मैं सहन नहीं कर सकूंगा। उनकी पत्नी को जैसे ये ज्ञात हो गया था कि वो जो डरती हैं, उनकी ये डर जो है उनके पति देव से सहन नहीं हो पाएगी। इस खबर से मेरे माता पिता को तो लकवा सा मार गया। उनकी बीमारी का पता उनके माता पिता को लगा तो लेखक बताते हैं कि जैसे उनको तो लकवा मार गया हो, इस प्रकार वो शून्य हो गए थे। पिताजी धैर्यवान व्यक्ति थे। हरिवंश राय बच्चन अपने पिताजी की बात कर रहे हैं, वो तो धैर्यवान व्यक्ति थे। उन्होंने मुझसे कहा, घबराओ नहीं, हम घर बेचकर तुम्हारा इलाज करेंगे। हरिवंश राय बच्चन के पिताजी जो हैं वो हरिवंश राय बच्चन को हिम्मत देते हैं कि तुम डरना मत, हम अपना घर बेच देंगे पर तुम्हारा इलाज जरूर करवाएंगे। शालिग्राम असमर्थता की एक उसास लेकर रह गया। लेखक बताते हैं कि शालिग्राम जो है, शायद ये उनका खुद का नाम है। असमर्थता मतलब वो कुछ नहीं कर सकते हैं, इस प्रकार एक उसास मतलब निश्वास लेकर रह जाते हैं। मैंने कुछ दिनों के लिए ट्यूशन और स्कूल से छुट्टी ले ली। लेखक बताते हैं कि थोड़े दिन के लिए उन्होंने ट्यूशन जाना और स्कूल में पढ़ाना दोनों बंद कर दिया है, छुट्टी ले ली थी। किताबों की बिक्री से कुछ रुपये पड़े थे, उनसे दवाइयाँ मंगा ली और चारपाई पर लेट गया। उनकी जो किताबें थी जो बिक्री हुई थी, उनकी जो बचत थी, रुपये पड़े थे, उनसे वो खुद की दवाइयाँ मंगवाते हैं और चारपाई पर लेटकर आराम करते हैं। श्यामा की सेवा साकार हो गई। उनकी पत्नी जो उनके बीमारी के समय सेवा कर रही थी, वो जैसे उसका सुखद परिणाम आया था। डॉक्टर ने निश्चिंत होकर आराम लेने के लिए कहा था। लेखक के जो डॉक्टर थे, इलाज कर रहे थे, उन्होंने निश्चिंत होकर मतलब चिंता मुक्त होकर लेखक को आराम करने के लिए सलाह दी थी। जब बहुत कुछ करने को रहता था कि चिंता के लिए समय ही कहाँ था। मतलब इस प्रकार उनके बहुत सारी जो दुविधाएं थी, उस दुविधाओं को पार करनी थी, बहुत कुछ काम करना था, तो चिंता के लिए तो उनके पास समय ही नहीं था। अब तो चिंता ही चिंता करने को थी। जैसे उन्होंने छुट्टी ली है स्कूल से और ट्यूशन से, चारपाई पर लेटे गए, तब चिंता इस बात की है कि ये बीमारी जो है
किस प्रकार से जाएं। चिंता ही चिंता करने का विषय था। विशेष चिंता भी मुझे सिर पर चढ़े कर्ज के थे। मतलब ज़्यादा चिंता तो उनको ये थी कि वो कर्जे में आ गए थे और कर्जे की किस्त जो है चुका नहीं पाते थे, हफ्ता जिसे बोलते हैं वो नहीं दे पाते थे। इस बात की उन्हें ज़्यादा चिंता थी। मेरा इलाज हो न हो पर कर्ज की किस्तें तो जानी चाहिए। लेखक बताते हैं कि उनका बीमारी का इलाज भले न हो पर जो समय समय पर मांगने वालों को जो पैसा देना है वो पैसा जाना चाहिए, उनको देना चाहिए। उसकी नियमित अदायगी के साथ मेरी साख जुड़ी थी। मतलब रेगुलर हफ्ता देने के साथ ही उनकी इज्जत जो है बची हुई थी। अगर रेगुलर हफ्ता वो नहीं पहुंचाएंगे तो उनकी इज्जत जो है मिट्टी में मिल जाएगी, ऐसा उनको प्रतीत होता था। उसका जाना मेरे मरने से पहले ही मेरी मौत होगी। उनकी साख यानी इज्जत जो है अगर चली गई तो मृत्यु से पहले ही उनकी मौत हो गई है, ऐसा उन्हें लगता था। तो मित्रों, यहाँ पर ये आत्मकथा अंश जो है बाकी रखते हैं। दूसरे पीरियड में इसका बाकी का भाग पढ़ेंगे। तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद। जय गुरुदेव।